नमस्कार, मेरा नाम यतिन है और आज हम सभी यहाँ पर संविधान सपोर्ट ग्रुप की तरफ से आए हैं, जिसका सिर्फ एक ही एम है एंड दैट इज टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स इस देश के जमीनी तबके तक। और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक के लिए यहाँ पर आए हैं दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन। तो हम लोगों की शुरुआत कैसे हुई? हम सभी युवाओं में से ही जुड़े हुए लोग हैं, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, जर्नलिस्ट, प्रेसिडेंट अवार्डीज, और हम सभी ने कॉमन चीज पाई कि हम सभी देश के विभिन्न विभिन्न जगहों पर काम करते थे, बेंगलोर, दिल्ली, चंडीगढ़। बट हम सभी ने पाया कि मल्टीपल इलेक्शंस जो मल्टीपल समय पर होते हैं, उसने हम सभी की लाइफ्स को एक राष्ट्रीय स्तर पर भी और पर्सनल स्तर पर भी इफेक्ट किया है। एंड दैट इज वाई आज से ढाई से तीन वर्ष पहले हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, और उसी पहल के तहत बीते वर्ष सितंबर में वी फॉर्मुलेटेड द संविधान सपोर्ट ग्रुप, और जिसका एम क्या है कि इस देश में जमीनी स्तर पर जो युवा हैं उनके विचारों को संसद तक लेकर जाने के लिए एक संस्थान हो, और देश की डेमोक्रेसी को, देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक संगठन हम लोग और एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बनाए। इसी कड़ी में आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का सच में इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है? एक देश में जिसमें सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 125 करोड़ लोग रहते हैं, एक छोटे से कस्बे के अंदर एक व्यक्ति अगर अपना एक वोट नहीं दे पाता है, क्योंकि देश में मल्टीपल इलेक्शंस मल्टीपल समय पर होते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? बट क्योंकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं which is derived by the power of people, तो हर एक वोट से फर्क पड़ता है। आई थिंक वो एक वोट ही था जिसने 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को गिरा दिया। एक वोट वो ही था मेरे ख्याल जिसने 1933 में हिटलर को जर्मनी का तानाशाह बना दिया, और एक वोट वही था जिसने 1773 में फ्रांसीसी क्रांति की दुनिया में शुरुआत की। तो हमारा एम है कि चाहे वो कश्मीर का एक किसान हो या केरला में एक नाव खेने वाले का बेटा, वो अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल केवल इस कारण से ना कर पाए कि देश के अंदर मल्टीपल इलेक्शंस मल्टीपल समय पर होते। और उसी मुहिम के तहत, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लगभग 2.5 साल पहले हम जो देश के अलग अलग युवा थे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, और बीते वर्ष सितंबर में हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और विंटर सेशन के दौरान यानी नवंबर के समय पर हम लोगों ने जमीन पर काम करना शुरू किया। कुछ वॉलंटियर्स का ग्रुप था, कुछ युवाओं का ग्रुप था। अब पहली समस्या जो थी हमारे सामने वो थी कि देश के एमपीज तक इस इशू को लेकर जाए, और आप मीडिया के लोगों से अच्छा कौन समझता है, एमपीज डेट नहीं देते हैं बहुत आसानी से। तो आपको ये जानकर और मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि युवाओं ने, सीधे साधे वॉलंटियर्स ने, इस देश के युवाओं ने 300 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिटन सिग्नेचर्स इस विंटर सेशन में लिए। और इसी महीने हमने जब फेज 2 का कार्य शुरू किया, तो जमीनी स्तर पर हमारे वॉलंटियर्स ने जो हमारे साथ जुड़े हैं, देश भर के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में गए, और आप सबको बताते हुए मुझे फिर से बहुत खुशी हो रही है कि 50,000 से ज्यादा युवाओं ने ऑन ग्राउंड ऑफलाइन सिग्नेचर दिए हैं। साथ ही साथ हमारी जो ऑनलाइन कैंपेन है उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो लोग पूछते हैं क्या वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, सच में इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो जो 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सिग्नेचर और 50,000 से ज्यादा युवाओं के सिग्नेचर ऑन ग्राउंड इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक राष्ट्र एक चुनाव आज इस देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक। और मैं आप मीडिया के सभी साथियों से भी, सम्मानजनक साथियों से भी ये निवेदन करूंगा कि आप लोग भी हमारा साथ दें, because you are the fourth pillar of democracy and ultimately one nation one election is implemented, it will strengthen your power as well. So अंत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 788 जिले और 5,000 से भी अधिक भाषाओं वाले इस देश में अगर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और कश्मीर से लेकर केरला तक अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, तो उसका एक ही रास्ता है। वन नेशन वन इलेक्शन इज सच एन इम्पोर्टेंट इशू। प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों, जब पिछले साल ये जो युवा जो हमारा समूह है ये मेरे पास आया, इन्होंने अपनी बात मेरे समक्ष रखी,
तो मेरे को दो भावनाएं बड़ी मन में प्रबल उठी। एक तो बहुत गर्व की अनुभूति हुई कि हमारा युवा इस तरीके के पॉलिटिकल मुद्दे के बारे में सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संशय भी आया कि युवा को क्या फर्क पड़ता है वन नेशन वन इलेक्शन से। सबसे पहला जो मेरा सवाल था उनसे यही था कि भाई ठीक है, मैं इसको एक पॉलिटिकल मुद्दे के तौर पे तो जरूर देखता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन, बट इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। तब मेरे को जो हमारा ग्रुप था, जो हमारा समूह है, मेरा परिचय अभिनव जी से हुआ। अभिनव जी ने अपनी क्या कहते हैं एक बड़ी पर्सनल समस्या हमसे शेयर करी। वो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे भाई साहब बार बार, क्योंकि देखिए इलेक्शन एक समय पे तो हो नहीं रहा, कभी लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, कभी विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं, कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं। उसकी वजह से होता क्या है, अभिनव ने बताया कि सर हमारी, कहता जब मैं क्लास 12th में था, एक अहम समय था जब हमारे टीचर बार बार इलेक्शन ड्यूटी पे रहते थे, हमारा सिलेबस भी सही से खत्म नहीं हो पाया, मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन इस चक्कर में नहीं ले पाया, कुछ परसेंटेज मेरी कम रह गई क्योंकि हमारे टीचर्स उस समय पे अवेलेबल ही नहीं थे। मुझे ये एक अभिनव की समस्या नहीं लगी, मुझे उन करोड़ों अभिनव की समस्या लगी, उन करोड़ों बच्चों की समस्या लगी जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में इस क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस में पढ़ते हैं कि उनके टीचर्स उनके लिए पूरे समय अवेलेबल रहेंगे, बट बार बार इलेक्शन होने की वजह से, उनकी ड्यूटीज लगने की वजह से, इलेक्शन ड्यूटीज लगने की वजह से वो टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाते। साथ ही साथ फिर मेरी मुलाकात आदित्य से हुई। आदित्य ने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करी। आदित्य ने बताया उनके नाना जी जो यूपी पुलिस में कार्यरत हैं, उन्होंने बताया कि वो डायबिटिक पेशेंट थे, लेकिन बार बार इलेक्शन होने की वजह से ना तो उन्हें छुट्टी मिल रही थी जिस समय पे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, और ऐसी जगह पे उनकी ड्यूटी लग गई जहां पे चिकित्सा सुविधा उस समय पे अवेलेबल नहीं थी। उससे समस्या ये हुई कि जब 2022 में यूपी के इलेक्शन हुए, फिर 24 में क्या कहते हैं लोकसभा इलेक्शंस हुए यूपी में, उस वजह से उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें 4 साल पहले, अपनी रिटायरमेंट के 4 साल पहले प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ी, और तब से लेके अब तक वो हॉस्पिटल में ही हैं। अगर देश में एक समय पे इलेक्शन हो तो कम से कम जो पुलिस वाले ने, जो पैरामिलिट्री फोर्स के हमारे जवान ने, वो सेना इस वजह से ज्वाइन करी है, वो पैरामिलिट्री फोर्स इस वजह से ज्वाइन करी है ताकि वो देश की रक्षा में ड्यूटी दे सके, इसलिए ज्वाइन नहीं करी कि उसे बार बार इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया जाए। क्यों वो इलेक्शन ड्यूटी एक ही बार नहीं हो सकती, क्यों उसे बार बार इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया जाता है, जिससे हमारी कानून व्यवस्था भी थोड़ा पिछले स्तर पे जाती है। क्योंकि पुलिस का पूरा ध्यान, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पे रहता है। बार बार इलेक्शन होने से जो ये सरकारी प्रणाली में हम, हमारे परिवार काम करते हैं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करती हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स काम करते हैं, इससे सभी पे फर्क पड़ता है। बार बार ड्यूटी लगने से आप ये देखिए कितने घरों पे फर्क पड़ रहा है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता, क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि एक ही समय पे सारे इलेक्शन करवा दिए जाए। तब मेरे को समझ में आया कि वन नेशन वन इलेक्शन, तब तक मैं उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा समझता था, तब मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये जनमानुष का मुद्दा कैसे हो सकता है। उस समय पे समझ में आया ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, ये आम जनमानुष तक का मुद्दा है। फिर हम जब आंकड़े की बात करते हैं मेरे प्रियजनों, आंकड़े की बात अगर करें तो अगर आप पिछले 5 साल का आंकड़ा देखेंगे तो पूरे देश में करीब 700 से 800 दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहा है। क्या हमारा देश डेवलप्ड हो चुका है? क्या हमारे देश में इतनी सुख सुविधाएं हैं कि हम 800 दिन पॉलिसी पैरालिसिस में रह सकते हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शायद मेरे से बेहतर आप लोग समझते हैं, आप लोग ऑन ग्राउंड होते हैं, आप लोग जनमानुष की समस्याओं को फर्स्ट हैंड देखते हैं। जिस देश में 700 से 800 दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहे, पॉलिसी पैरालिसिस रहे, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या रहता है, उस समय पे ना तो कोई नई पॉलिसी बन सकती है, ना कहीं कोई नई स्कीम लॉन्च हो सकती है, ना कोई नया बजट अलॉट किया जा सकता है। इससे सबसे बड़ा प्रभाव किस पे पड़ता है? दुष्प्रभाव पड़ता है देश के किसान पे, देश के मजदूर पे, देश के युवा पे, देश के दलित पे, जिनके लिए कोई नई स्कीम नहीं बन पाती। हमारे जैसा गरीब देश, हमारे जैसा डेवलपिंग देश 700 से 800 दिन पॉलिसी पैरालिसिस में नहीं रह सकता। साथ ही साथ आप ये देखिए कि जिस पॉलिसी पैरालिसिस में हम रहते हैं, जब मैंने आंकड़े देखे तो उन 700-800 दिन का जो नुकसान होता है वो करीब हमें कॉस्ट करता है 1.5% लॉस इन जीडीपी ग्रोथ। जब हम 1.5% सोचते हैं तो बहुत छोटी अमाउंट लगती है कि 1.5% ही तो जीडीपी लॉस हुआ है, लेकिन वो हमारे डेवलपिंग देश के मुकाबले में, हमारे देश के रेफरेंस में बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम उसको अमाउंट में क्वांटिफाई करें तो वो अमाउंट आती है करीब 4.5 लाख करोड़ की।
4.5 लाख करोड़ जो पैसे हम बचा के 4.5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा जीडीपी ग्रोथ करके 1.5% का एक्स्ट्रा जीडीपी ग्रोथ करके क्या हम उस 4.5 लाख करोड़ को एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में खर्च नहीं कर सकते? तो हम बार बार इलेक्शन करवाने की वजह से ये जो 1.5% जीडीपी ग्रोथ लॉस हो रहा है, इसको हम क्यों सहन कर रहे हैं? आपने देखा है कि किस तरीके से जो सरकारी एक्सपेंडिचर भी है साल दर साल इलेक्शंस पे बढ़ता जा रहा है। 2019 में थोड़े कम पैसे खर्च हुए, जो 2024 में बढ़ के 8,500 करोड़ रुपए हो गए। ये सरकारी खर्च है। सिर्फ लोकसभा इलेक्शन पे 8,500 रुपए, विधानसभा इलेक्शंस जो पूरे देश भर में होते हैं उस पे न जाने कितने हजार करोड़ रुपए का खर्चा आता है। क्या हम इतने सक्षम हैं? क्या हमारे देश में से भुखमरी खत्म हो गई है? क्या हमारे देश में हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है कि हम 8,500 करोड़ और कई हजार करोड़ विधानसभा इलेक्शन पे खर्च कर सकें? 8,500 करोड़ लोकसभा पे और कई हजार करोड़ बाकी विधानसभा इलेक्शंस पे। क्यों इनको एक ही समय पे नहीं किया जा सकता? क्यों इस वैल्यू को थोड़ा कम नहीं लिया जा सकता कि जो हम पैसे बचाएं वो देश के हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, देश के हर नागरिक के पास अन्न पहुंचे, एक अच्छी सुविधा पहुंचे, अच्छे रोड पहुंचे, उस पे क्यों नहीं खर्च हो रहा? साथ ही साथ आपने देखा कुछ साल पहले, लगभग लगभग 1 डेढ़ दशक हुआ है, देश में बहुत बड़ी मुहिम चली काले धन पे। सभी पार्टीज ने उसका पुरजोर सपोर्ट किया, सभी पार्टीज रोड पे आई, सभी पार्टीज ने अपने बड़े बड़े भाषण दिए कि हम काले धन को खत्म कर देंगे। पर क्या काला धन खत्म हुआ है इलेक्शंस में से? काला धन उल्टा बढ़ रहा है। 2019 का अगर हम आंकड़ा देखें, करीब 55,000 करोड़ काला धन पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो कैंडिडेट्स थे, उनके द्वारा खर्च किया गया। वो बढ़ के 2024 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। अगर काला धन हमें खत्म करना है तो सबसे पहले पॉलिटिक्स में से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स ही काला धन की जननी है। अगर पॉलिटिक्स में ही जो हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं हम देश में से काला धन खत्म कर देंगे और इलेक्शन में काला धन बढ़ते जा रहा है, तो काले धन की समस्या कैसे खत्म होगी साथियों? काला धन अगर हमें खत्म करना है तो कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन उसका सॉल्यूशन मेरे को दिखाई देता है। कैसे? आप पूछेंगे कैसे? जब बार बार इलेक्शन होते हैं, बार बार वो होते हैं, एक ही जगह के आदमी को 3-3 बार वोट देना पड़ता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का लगभग लगभग और कैंडिडेट्स का ट्रिपल खर्चा होता है। एक बार लोकसभा में खर्चा करेंगे, एक बार विधानसभा में खर्चा करेंगे, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में खर्चा करेंगे। तो क्यों ना इनको एक ही समय पे करवा के वो खर्चा कम किया जा सके? इससे ऑटोमेटिकली जो इलिसिट लिकर इतना हम ये पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती हैं, घर घर भेजती हैं, ब्लैक मनी हो गया, ड्रग्स हो गया। आपने देखा लोकसभा इलेक्शन में कितने कई हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, तो उसमें कमी आएगी। अगर हमारे देश में इतनी समस्याएं हैं और उसका सॉल्यूशन वन नेशन वन इलेक्शन से होता है, तो क्यों नहीं हम उस सॉल्यूशन को ले रहे हैं? साथ ही साथ मैं आपको हरियाणा का एग्जांपल देना चाहूंगा साथियों। लोकसभा इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज थी वो फिर भी बेहतर थी। विधानसभा इलेक्शन में लोकसभा के मुकाबले और कम हुई। और मेरे को आश्चर्य तो जब हुआ जब मैंने क्या कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं, कई जगह पे 10-10%, सिर्फ 10 से 15% वोटिंग परसेंटेज हुई है। क्या ऐसे हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे? क्या ऐसे हम मोर पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी बनाएंगे अपने वोटर्स के लिए, जहां पे 1.45 बिलियन लोग हैं और सारे लोग आज भी वोट करने नहीं जाना चाहते? क्या ऐसे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी? इसकी मैं आपको वजह बताता हूं। सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारे देश में एक बड़ा तबका है मजदूरों का, जो अपने गृह क्षेत्र से बाहर जाके काम करते हैं। आईटी वर्कर्स भी हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स भी हैं, जो अपने गृह क्षेत्र से, हम कहीं ना कहीं हम मैक्सिमम लोग प्रवासी हैं। जब इलेक्शन होता है तो हमें अपने घर बार वापस जाना पड़ता है, हमें हम हमारे होम टाउन वापस जाना पड़ता है ताकि हम वोट दे सकें। अब दिक्कत क्या आती है कि 3-4 महीने पहले तो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तब हमने छुट्टी ली, तब जाके वोट डाला है। लेकिन फिर जब विधानसभा का इलेक्शन होता है तो हम सोचते हैं, हमारा एम्प्लॉयर भी सोचता है कि यार ये तो बार बार छुट्टी मांग रहा है इलेक्शन के उस पे। फिर विधानसभा में तभी वोटिंग परसेंटेज कम हो जाती है क्योंकि कम लोग पहुंच पाते हैं अपने होम टाउन पे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो लगभग डिमिनिश हो जाता है। अगर आप हरियाणा का एग्जांपल देखें, अगर वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा एक साथ इलेक्शन होंगे, तो जो हमने स्टडीज कंडक्ट की और जो हमने पब्लिकली अवेलेबल डेटा देखा, तो करीब करीब वोटिंग परसेंटेज 80 से 85% अचीव की जा सकती है बहुत सारी जगहों पे।
80 से 85% लोग जब अपनी सरकार चुनेंगे तो आप ये देखिए सही मुद्दों पे सरकार चुनी जाएगी, सही दिशा में सरकार वो चलेगी, सरकार भी बाध्य हो जाएगी कि 80-85% लोग जब सोच के अपने मत का उपयोग कर रहे हैं तो वो ना तो गुमराह कर सकती हैं, ना वो कास्ट डिवाइसिव कर सकती हैं, ना वो रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड कर सकती हैं। तो प्रोग्रेस की बात होगी, तो एजुकेशन की बात होगी, तो हेल्थ केयर की बात होगी, तो जो असल मुद्दे हैं जनमानुष के उनकी बात होगी। आपको जैसे मैंने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, हरियाणा में अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हुए होते तो वोटिंग परसेंटेज अच्छी रहती। सबसे बड़ा इशू ये भी सॉल्व होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शन सही टाइम पे होंगे। इसी के साथ मैं आगे आपसे आग्रह करूंगा कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हमें आपको इस मुहिम का हिस्सा बनाना है, क्योंकि जब तक ये जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, जब तक हमारे साथ नहीं आएगा, इस देश में कोई भी पॉलिटिकल बदलाव नहीं आ सकता। ये पॉलिटिकल पार्टीज सारी की सारी बातें कर रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हम करेंगे, लेकिन कहीं पे भी हमें ठोस कार्रवाई नहीं दिखती। हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए, हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन का। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.